Okay, today's topic is again the coordination chemistry. देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ना 10 बातें नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी तक फिनिश हो गया था. ठीक है, दैट वाज ओवर हियर. Today's topic is isomerism. The heading is right now. It's called isomerism. आज इन कंपाउंड्स का हम आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं समायोगिता. आज स्टडी करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म कैसे होती है, ये सब स्टडी करना है. तो टॉपिक में भी जाऊं आइसोमेरिज्म. अब थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है. मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है. नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. ध्यान दीजिएगा प्लीज एक मिनट. कभी कभी केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज. डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती है. तो केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहती है, आइसोमर्स. इनको हिंदी में कहते हैं समायोगी. आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं. और ये पूरा फिनोमिना क्या होता है, आइसोमेरिज्म. ठीक है, इसका हिंदी नेम होता है समायोगिता. ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. बस ध्यान रखिएगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा. आइसो का मतलब भी कुछ सेम होना होता है, और मर का मतलब है यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला. अणुसूत्र समान, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी. ठीक है, क्लियर हो गया. ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. जैसे मैं चलो आपको एक छोटा सा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ. ऑर्गेनिक लिखने की भी जरूरत नहीं. आपने कहीं पढ़ा होगा, जैसे लाइक मेरे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O. मैं इससे ना दो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. देखो, मैं इससे एक अल्कोहल को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और एक ईथर को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. देखो आप, ये दोनों कौन है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, समायोगी हैं. आप दोनों को चेक करेंगे, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेंगे. ये भी C2H6O है, ये भी C2H6O है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है. तो केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलती है, आइसोमर्स. ये आइसोमर्स है. ये तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया. अब जो हमारा आज का टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर भी ऐसे टॉपिक होगा. तो कॉपी कुछ करना ज्यादा कर ले तो मर्जी है, एज यू लाइक. कुछ है नहीं स्पेशल ऐसा. और आइसोमर्स में ऐसा होता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इनके गुण अलग अलग होते हैं. ठीक है, जिसे कुछ कॉपी करना तो कर लो, मर्जी है तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं. सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, स्ट्रक्चर से भी प्रॉपर्टी अलग आती है और 3D से भी प्रॉपर्टी अलग आती है. कंपाउंड्स की 3D में डिफरेंस है यार, तो भी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है. हाँ, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज वर्ड बोल दिया. वो प्रॉपर्टीज किसी वजह से अलग हो सकती है. बस चुपचाप नोट कीजिए, बोलिए मत नेसेसरी. चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया सबने. और आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में आपको पूरी यूनिट मिल जाएगी इसके ऊपर ना. ये कोई टेंशन नहीं, पूरा एक चैप्टर है आइसोमेरिज्म के ऊपर. अब सुनिए, देखिए जो हम लोग स्टडी करने आ रहे हैं ना, अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे. देखिए, दो तरह की आइसोमेरिज्म होगी. एक ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जो स्ट्रक्चर की वजह से होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल. उसका हिंदी नेम होता है संरचनात्मक. और एक होती है बिकॉज ऑफ 3D, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो. उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. दो तरह की आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल, एक का नाम स्टीरियो. एक का नाम स्ट्रक्चरल, एक का नाम स्टीरियो. बात मत करिए. देखो, स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स होते हैं. एक को कहते हैं आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन, ठीक है, नोट मत कीजिए अभी. एक का नाम होता है लिंकेज. लिंकेज. एक का नाम होता है हाइड्रेट और सॉल्वेट. हाइड्रेट और सॉल्वेट. और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. देखो, इसके 4 पॉसिबल टाइप होते हैं.
एक का नाम तो होता है आयोनाइजेशन, एक का नाम लिंकेज, एक का नाम हाइड्रेट और सॉल्वेट, और एक का नाम कोऑर्डिनेशन। इसमें दो टाइप होते हैं, एक को कहते हैं ऑप्टिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब इन दोनों को वन बाय वन हमें देखना है, दो केस ये हैं, चार केस ये हैं, सबको स्टडी करेंगे। एक बार चलिए आप भी ऐसे नोट कर लीजिएगा। हाइड्रेट और सॉल्वेट थोड़ा पढ़ के भी देखते हैं। चलिए फाइनल हो गया। अब देखिए सब कुछ शुरू कर रहे हैं वन बाय वन। पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। नोट कीजिएगा फिर से हेडिंग, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो टॉपिक इज नाउ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो मैं इसमें ना नेम से एक हिंट मिल गया। ये वाली जो आइसोमरिज्म होती है ना, ये आयंस के डिफरेंस की वजह से होती है। देखो बच्चों, यहां से हमें हिंट मिल गया, इसमें कहीं ना कहीं आयंस का डिफरेंस होता है। देखो अगर इसको डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है, आयंस का डिफरेंस होता है। आयंस का डिफरेंस, दो कंपाउंड्स होंगे, होंगे दोनों वो आइसोमर्स, लेकिन उनके आयंस अलग अलग होंगे। देखो इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है। सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और एक इसका आइसोमर्स है वो ऐसे है। एक इसका आइसोमर है वो इस तरह से। ठीक है, ये इसका आइसोमर है। अगर आप पहले तो आप एक बार ध्यान से देखें, दोनों के ना मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करिए। देखो अगर इसके पास कोबाल्ट है तो उसके पास भी कोबाल्ट है। इसके पास अगर 5 अमोनिया है तो इसके पास भी 5 अमोनिया। अगर इसके पास सल्फेट है तो उसके पास भी सल्फेट है। इसके पास ब्रोमाइड है तो उसके पास भी ब्रोमाइड है। कहने का मतलब है दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, जो उनके अणु सूत्र हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखें तो अलग अलग है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पता अलग अलग क्यों है? देखो जरा इस बात पे फोकस करना। दोनों के ना आयंस चेक करते हैं। देखो इसका ये वाला आयन, इसको इससे कंपेयर करते हैं। देखो दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों आयंस अलग अलग हैं। आप देखो ये 2+, ये 2- चार्जेस हैं। यहाँ पे 1+ और 1- चार्जेस है। देखो ये वाला आयन इससे बिल्कुल अलग है। और जरा इस वाले आयन को कंपेयर करें तो ये इससे अलग है। बोलो है ना? अच्छा, इनके आयंस पे क्लियरली डिफरेंस है। इनके आयंस कहीं से भी समान नहीं है। तो केमिस्ट्री ने ऐसे आइसोमर्स को क्या बोला? आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये इस टाइम दोनों कंपाउंड आयनाइजेशन आइसोमर्स है, क्योंकि इनके आयंस ही अलग अलग है। अभी किसी को लिखना नहीं है, और भी ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास इस बार एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और वो इस तरह से है। देखो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है लाइक दिस वन। ये Cl एक बार है। ओके, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली exactly, एक और ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इस तरह से। देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास ऐसे। देखो फिर दोनों में कंपैरिजन करते हैं, फिर दोनों में कंपैरिजन करते हैं।
पहले तो ये चेक करना चाहिए कि इनके मोलिकुलर फॉर्मूला समान है या नहीं है। अगर ये क्रोमियम है तो ये भी क्रोमियम है, अगर 5 वाटर है तो 5 वाटर है, नाइट्रेट यहाँ भी है वहां भी है, क्लोराइड वहां पे भी है वहां पे भी है। दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल मैच करते हैं। लेकिन फिर से वही बात है, डिफरेंस कहाँ पर है? आयंस का। आप जरा इस वाले आयन को, ये जो ब्रैकेट में है, इससे कंपेयर करके देखिए, बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पे क्लोराइड है वहां पे नाइट्रेट है। और इस वाले आयन को, जिससे काउंटर आयन बोलते हैं, इसको इससे कंपेयर करिए, ये भी अलग अलग है। तो ये दोनों भी कौन हुए? आयनाइजेशन आइसोमर्स। देखो डेफिनेशन बिल्कुल सीधी है। ये वाली जो आइसोमरिज्म होती है, ये आयंस के डिफरेंस की वजह से होती है, आयंस के डिफरेंस की वजह से। जबकि इनके आयनों में अंतर आ गया तो पक्की बात है ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है। ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है, बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सीधी है। तो नोट कर लीजिए, लिख लो, इसको वन लाइन में ऐसे मेंशन कर लो, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ आयंस, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ आयंस। ये बात नोट कर लें, और ये एग्जांपल भी यहां से कॉपी कर। अच्छा, किसी का आवाज है, काम करिए। चलिए, क्लियर सोपर, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ आयंस। देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज और सिखाते हैं, इनमें डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं। आप ऐसे नोट कर लो हेडिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन आयनाइजेशन आइसोमर्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन आयनाइजेशन आइसोमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इनमें कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे डिस्टिंक्शन करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन आयनाइजेशन आइसोमर्स। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको डिस्टिंक्शन करना सिखाते हैं, कैसे इनमें डिस्टिंक्शन करा जाता है। लेकिन ऐसा अटेंशन पे करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। डेफिनेशन तो इतनी मुश्किल नहीं थी। अब देखो सब अटेंशन पे कर, देखिए, देखो आपके सामने ना थोड़ा सा आप फिजिक्स अप्लाई करें। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें ना, पहले केस की बात कर रहा हूं, आप इनके चार्जेस कंपेयर करो। देखो आप, ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, सबको दिख रहा है। और ये 1 प्लस है और ये 1 माइनस है। आप बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चार्जेस तो अलग अलग है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? सोचो। नीचे जाके बात कर ले, वहां पे जो चलिए, बातें नहीं। देखिए, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, दोनों की कंडक्टेंस में आपको डिफरेंस मिलेगा, जिसको हिंदी में चालकता कहते हैं ना। दोनों की कंडक्टेंस में डिफरेंस, बात ना करिएगा। ये +2 - 2, +1 - 1 चार्जेस देखिए आप। अगर दोनों में कंडक्टेंस, दोनों की अगर चालकता कंपेयर करूं, तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसके पास चार्जेस ज्यादा है, उसके पास चार्जेस कम है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आप में से किसी को पता है, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कभी भी लैब में अगर सल्फेट का टेस्ट करना हो, सल्फेट, किसी को पता है सल्फेट का टेस्ट कैसे होता है? किसी कंपाउंड के पास सल्फेट आया ना, उसका टेस्ट कैसे करते हैं, उसे कैसे कंफर्म करते हैं? दोनों के अंदर मिलाओ आप बेरियम क्लोराइड, एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। जब आप इसको मिलाएंगे ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस केस में बेरियम सल्फेट बनेगा, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। बेरियम सल्फेट एक फेमस व्हाइट पीपीटी। इस केस में ऐसा नहीं होगा, बेरियम ब्रोमाइड को पीपीटी नहीं होता। इन दिस केस नो व्हाइट पीपीटी फॉर्म्स। आप ऐसे भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं।
सारी बात सबको समझ, ये सबसे सिंपल तरीका रहेगा। जब इसका सल्फेट काउंटर आयन है, आप दोनों के अंदर मिलाओ बेरियम क्लोराइड, इस केस में बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी, इस केस में कोई व्हाइट पीपीटी नहीं, क्योंकि बेरियम सल्फेट बन ही नहीं रहा। आ रहा है सबको समझ? एक मिनट, सेकंड वाला पेयर देखते हैं। देखो सेकंड पेयर में क्या स्पेशल है। अगर सेकंड पेयर देखें ना, +1 -1, ऐसी इसको देखते हैं +1 -1। देखो चार्जेस दोनों के सेम, +1 -1 +1, देखो चार्जेस सेम। तो यहाँ पे कंडक्टेंस कंपेयर नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे कंडक्टेंस कंपेयर करना कोई इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, इसका क्लोराइड काउंटर आयन है। आप में से किसी को पता है क्लोराइड का टेस्ट कैसे करते हैं? इसका रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर मिलाओ सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, AgCl का सफेद अवक्षेप मिल जाएगा। जबकि इस केस में मिलाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर नाइट्रेट है और उसके पास भी नाइट्रेट है, कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, समझो। बोलो सबको आ रहा है समझ? देखो डिस्टिंक्शन हो रहा है, हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। पहले तो इनकी कंडक्टेंस कंपेयर कर लें पहले वाले पेयर में, दूसरे केस में कंडक्टेंस कंपेयर नहीं होगी। पहले वाले के पेयर में हमारे पास है बेरियम क्लोराइड ऑप्शन, और दूसरे वाले पेयर में है सिल्वर नाइट्रेट। इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन फेवरेट पॉइंट है। किसी को डाउट हो मेरे से बोलिए, आपस में बात नहीं करनी है। सल्फेट का टेस्ट करना हो तो बेरियम क्लोराइड होता है, कभी भी सल्फेट का टेस्ट करना हो, और हैलाइड का टेस्ट करना हो तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सल्फेट का टेस्ट करना हो तो बेरियम क्लोराइड है, और कभी भी हैलाइड का टेस्ट करना हो तो सिल्वर नाइट्रेट है। हैलाइड के टेस्ट के लिए सिल्वर नाइट्रेट। आप चाहें तो कंडक्टेंस से पता लगा सकते हैं, पहले वाले पेयर में कंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट चल जाएगा, दूसरे पेयर में नहीं चल पाएगा। तो ये होता है आयनाइजेशन आइसोमर्स, इनको आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इस बिहाफ पे इनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। चलिए सब बच्चे एग्री? कैसे हैलाइड का टेस्ट करते हैं, कैसे सल्फेट का टेस्ट करते हैं, ये रिएजेंट्स भी आपको टिप्स में होने चाहिए। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो इस बेसिस पे हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। कोई बुक नहीं है, कोई MCQ की बुक नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो कंडक्टेंस कंपेयर करके या बाय यूजिंग रिएजेंट्स आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? ओके, इसको रब कर रहे हैं, डन है ना? देखो उसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म होती है, उसका नाम होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखो आपको सिखाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म में किस चीज का डिफरेंस होता है। देखो, लिंक, लिंक से पता लगता है जुड़ने का डिफरेंस। देखो ध्यान देना, ये लिंक मेरे को हिंट कर रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक्ड एटम का डिफरेंस है। देखो ना, सब अटेंशन पे करें, ये लिंक्ड एटम का मतलब क्या आपको समझाते हैं। सपोज करो मेरे पास है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये K4FeCN6। ठीक है, सब ध्यान देना। अगर आपको लास्ट टाइम का लेक्चर याद हो ना, तो कोई एक बात पता होगी शायद, ये जो लाइगेंड होता है ना, इसकी प्रॉब्लम पता है क्या? ये एम्बीडेंटेड होता है, एम्बीडेंटेड। इसके पास दो अटैकिंग साइड्स हैं, वो अलग बात है, ये एक बार में एक ही यूज कर सकता है, लेकिन लाइगेंड एम्बीडेंटेड है।
इस टाइम इस Fe से बॉन्डिंग जो हो रही है वो कार्बन के थ्रू हो रही है। देखो अगली बार क्या हो सकता है, यही बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू हो सकती है। देखो यही बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू हो जाए। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली आ रहा है लिंक्ड एटम का। लिंक्ड जो एटम जुड़ रहे हैं, देखो उनका डिफरेंस आ रहा है। दोनों में के लिंक करने के तरीके अलग अलग। अगर आप यहां से देखें, यहाँ पे लिंक कार्बन से है, यहाँ पे लिंक नाइट्रोजन से। ठीक है। जो ऐसे आइसोमर्स होते हैं, इन्हें हम केमिस्ट्री में बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स, देखो अभी कोई नोट मत करना। ऐसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 5 NCS, और डजंट मैटर इसके ऊपर 2+ चार्ज है। एक इसका आइसोमर है CuNH3 होल 5 SCN। देखो इसके पास भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। देखो इनमें क्या फर्क होता है, यहाँ पे कोबाल्ट से लिंक किसने किया, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे लिंक किसने किया, सल्फर ने। ये भी लिंकेज आइसोमर्स है। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस आइसोमरिज्म के बारे में, इसको मैं डिफाइन तो ऐसे करूंगा, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ linked atoms of an ambidentate ligand। देखो ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है। ये आइसोमरिज्म तब होगी जब वहां पे लाइगेंड कैसा होगा, एम्बिडेंटेड। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा लाइगेंड होना वहां पे नेसेसरी है। जब तक ये लाइगेंड नहीं होगा ना, ये वाली आइसोमरिज्म हो ही नहीं सकती। देयर मस्ट बी एसेंशियली एम्बिडेंटेड लाइगेंड। आपको एमसीक्यू करने का ये क्लू बनेगा। जब भी आप देखें ना कि लाइगेंड एम्बिडेंटेड है, आप समझ जाए कि वहां पे ये वाली आइसोमरिज्म हो सकती है। पहले केस के अंदर भी यही हुआ, दूसरे केस के अंदर भी यही हुआ। बोलो सब एग्री हो गए? अच्छा एक बात और है, देखो जब सोच के बताना आप लोग। आप मुझे पहले पेयर के बारे में बताओ, क्या मैं इन दोनों को आयनाइजेशन आइसोमर्स कह सकता हूँ? चलिए वाई नॉट बताओ। जब आयनाइजेशन होगा तो दोनों केस ये वाला आयन सेम, ये वाला आयन सेम है, इसलिए आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। दे आर राइट। ये वाला डिफरेंट है, एक के डिफरेंट होने से आयनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं होती। दोनों को अलग अलग होना चाहिए। ये पक्की बात है, इस टाइम लिंकेज आइसोमर्स है, क्योंकि इनमें डिफरेंस किसका है, लिंक्ड एटम ऑफ एन एम्बीडेंटेड लाइगेंड। कॉपी कर लीजिए इसको प्लीज। ये हमारी सेकंड आइसोमरिज्म पूरी होती है। It is due to difference of linked atoms of an ambidentate ligand. It is due to difference of linked atom of an ambidentate ligand. It is due to difference of linked atom of an ambidentate ligand. किसी के पीछे आवाज आए, चुपचाप कॉपी करिए, बोलिए मत नेसेसरली।
चलिए क्लियर सोफा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज टर्म्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड पॉसिबिलिटी इज व्हाट है, हाइड्रेट और सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अभी के लिए इसके लिए आपको ना एक वर्ड पता होना चाहिए। वैसे तो हाइड्रेट ने मेरे को हिंट कर दिया वाटर का, यहाँ पे कोई वाटर का पार्टिसिपेशन है, देखते हैं। देखो ना, एक चीज समझ है, आपको किसी को पता है हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, ऐसे वर्ड्स पता है? पता है हाइड्रेशन क्या होता है? जब किसी को वाटर के मोलिक्यूल घेर लेते हैं ना, उसकी सराउंडिंग करते हैं, उस घेरने को बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में एडिशन कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना घेरने से लिंक होता है हाइड्रेशन का। और सॉल्वेशन क्या होता है? जब सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स घेर लें, क्या पता वाटर ना और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, घेरने को बोलते हैं बेसिकली हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। अपना ध्यान देना प्लीज सही। देखो मेरे को ना इससे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट मिलता है, देखिए सुनिएगा। ये वाली जो आइसोमेरिज्म होती है ना, इट इज ड्यू टू, देखो सुनिएगा, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज ligands, वर्किंग एज ligands। देखिए ना, सुनिए, एक मिनट टेंशन पे करिए, अभी कॉपी मत करिएगा प्लीज। मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लाइक दिस। देखो एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये, ठीक है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। एक और ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और वो डजंट मैटर, इस तरह से। देखिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे है, और एक और ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो इस तरह से। ठीक है, आप पहले एक चीज कंपेयर करिए, पहले देखिए कि तीनों के तीनों आइसोमर्स हैं या नहीं। उसके लिए इनके मोलिकुलर फॉर्मूला, हाँ, उनके लिए मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे भी क्रोमियम, यहाँ पे भी क्रोमियम, अगर यहाँ पे 6 वाटर, तो यहाँ भी 6 वाटर, यहाँ पे भी। नो डाउट ये आइसोमर्स तो है, इसमें सोचना ही नहीं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों में कंपेरिजन करें ना, देखो डिफरेंस का, डिफरेंस है द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज लाइगेंड्स। देखो यहाँ पे 6 मोलिक्यूल एज लाइगेंड काम कर रहा है, इस केस में 5 कर रहे हैं, इस केस में 4 कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो वाटर के मोलिक्यूल से घेर रखा है, देखो वो अलग अलग है। यहाँ पे क्रोमियम को 6 वाटर मोलिक्यूल ने सराउंड किया, यहाँ पे 5 ने किया, और यहाँ पे 4 ने किया। जहां पे ऐसा होता है उसे कहते हैं हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। देखो डेफिनेशन पढ़ के देखो आप, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वर्किंग एज लाइगेंड्स। दैट्स वेरी क्रूशियल। हमें उन मोलिक्यूल देखना जो एज ए लाइगेंड काम कर रहे हैं। यहाँ पे 6 एज ए लाइगेंड काम कर रहे हैं, इस केस में 5 कर रहे हैं, इस केस में 4 कर रहे हैं। तो ये 100% कौन है? हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स। नोट करना इसको भी। Because of difference of number of water molecules which are working as ligands. That's very crucial. हमें बाकी वाटर मोलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, जो एज ए लाइगेंड काम कर रहे हैं उनसे मतलब है।
नहीं है। देखो पता लगाते हैं। चलो उनका एक क्वेश्चन देखो डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर लें सब। किसी को बोलना नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ ना कूल। सभी नोट कर लिया उम्मीद है। देखो अभी एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। एक बच्चे ने पूछा क्या इनको आयनाइजेशन आइसोमर बोल सकते हैं। लो चेक करते हैं। आप इनके कैटायनिक पार्ट को देखेंगे। कैटायनिक पार्ट सबका अलग अलग है, लेकिन एनायनिक पार्ट सेम है। ये मत सोचे कि यहाँ पे तीन क्लोराइड है, आप ये सोचो एनायनिक पार्ट में कौन है, क्लोराइड है। एनायनिक पार्ट में क्लोराइड है, एनायनिक पार्ट में क्लोराइड है, दैट्स द पॉइंट। इनका एनायनिक पार्ट सेम हो गया, एक आयन सेम हो गया, एक डिफरेंट हो गया। इससे तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं होती। दोनों का डिफरेंट होना नेसेसरी था। एक और रास्ता है हमारे पास, देखो एक और तरीका है। आप इसमें डालिए सिल्वर नाइट्रेट, एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी बनेगा। यहाँ भी एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी बनेगा और इस केस में भी बनेगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो क्लियर शो कर रहा है कि दे आर नॉट आयनाइजेशन आइसोमर्स। लास्ट वाले में हम एक और वाटर मॉलिक्यूल निकाल के कोई और नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए उसका रीजन सुनिए। देखो इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका कहना ये है, देखो मैंने क्या किया, मैं भी इसमें एक क्लोराइड अंदर लाया, एक वाटर को बाहर ले गया। देखो नेक्स्ट केस में हुआ। फिर एक क्लोराइड को अंदर लाया, एक वाटर को बाहर ले गया, ये बनाया। अब इनका कहना है कि आप दोबारा से स्टेप कर सकते हैं। देखिए ऐसा करने से ना आपका ये वाला कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बनेगा ना। ऐसे कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। अब आप कंपाउंड आयनिक ही नहीं है, आपका कंपाउंड तो न्यूट्रल हो गया। समझ पा रहे हो? ये जो वाटर बाहर लिखा है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये तब हो सकता है जब कंपाउंड आयनिक हो। उसके लिए आयनिक होना जरूरी है। आयनिक, दैट्स ऑल। हम तो बोलेंगे बस आयंस होने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जैसे आयंस है, देखो ये आयंस होना जरूरी है ना। यहाँ पे आयंस ही नहीं बन सकते। इसका मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स कभी नहीं। चले सबको आगे समझ। तो हाइड्रेट और सॉल्वेट ने मेरे को हिंट कर दिया कि ये वाली आइसोमेरिज्म जो होती है ये क्यों होती है। डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वर्किंग एज लिगेंड्स। डिफरेंस ऑफ number of water molecules working as ligands, that is better to say number of water molecules working as ligands। ये वर्ड इंक्लूड कर लेना। चलो तीसरा केस हमारा फाइनल हुआ, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है दैट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगला हेडिंग है दैट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो इस वाली आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो अगर सब देखो अटेंशन पे करिए। देखो मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं। सपोज करो मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो ना ध्यान दीजिएगा। देखो इस कॉम्प्लेक्स की एक खास बात है, इसके दोनों पार्ट ही कॉम्प्लेक्स हैं। ये पूरा एक ही पार्ट कंपाउंड है, लेकिन इसके दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। ये कैटायनिक पार्ट और ये एनायनिक पार्ट। ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात का मेरे को आंसर देना जरा। ये बताओ यहाँ पे क्रोमियम से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? वाटर। कोऑर्डिनेट करना मीन्स कौन एज ए लाइगेंड काम कर रहा है? वाटर। और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन है? साइनाइड। कॉमन सी बात। अब मैंने क्या किया, इसी कंपाउंड का एक और आइसोमर ले लिया, और डजंट मैटर वो आइसोमर ऐसे है। देखो वो आइसोमर मेट्रो चांस इस तरह से, देखो ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे है। आप फिर एक काम करिए, दोनों कंपाउंड में कंपैरिजन कर सकते हो। दोनों के मोलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करते हैं, पक्की बात दोनों आइसोमर्स हैं। लेकिन देखिए डिफरेंस कहां पर है। यहाँ पे क्रोमियम के साथ किसने कोऑर्डिनेट किया था? वाटर ने। और यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? वाटर के साथ साइनाइड। यहाँ पे कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट साइनाइड का था, यहाँ पे वाटर एज वेल एज साइनाइड। देखो अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें ना, दोनों में कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस आया। देखो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाला कोई और है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाले कोई और है। एग्जैक्टली यहाँ पे कोई और है तो यहाँ पे कोई और है। बोलो आ रहा है समझ? अगर कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस आता है
तो वहां पे आइसोमरिज्म कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली आइसोमरिज्म तब पॉसिबल है जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हों। ये भी कॉम्प्लेक्स अगर ध्यान से देखें, और ये भी दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। अभी नोट मत कीजिएगा, मैं एक काम और कर सकता हूं। देखो अभी तो मैंने सिर्फ एक को चेंज किया था ना, मैं एक को और चेंज कर लेता हूं। देखो इस बार मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी। देखो ध्यान से देखें आप, देखो इस बार भी ऐसी हुआ। देखो फिर कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्रोमियम से वाटर ने कोऑर्डिनेट किया, यहाँ पे 5 वाटर एक साइनाइड ने किया, या 4 वाटर 2 साइनाइड ने कोऑर्डिनेट किया। देखो कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो 100% ये भी कौन है इसका? कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। ये कौन है इसका? कोऑर्डिनेशन आइसोमर से। क्लियर हो रहा है? मेन चीज है कोऑर्डिनेट करने वालों का डिफरेंस। इस बार ये हमें एज एंड में एक लाइन लिखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर इसको कॉपी कर लेना। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ structural isomerism. Structural isomerism, which is due to, it is a type of structural isomerism which is due to exchanging of ligands. It is due to exchanging of ligands between complex parts of a coordination compound. Exchanging of ligands between complex parts of a coordination compound. Exchanging of ligands between complex parts of a coordination compound, जिसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के बीच में क्या होता है, लाइगेंड्स की एक्सचेंजिंग हो जाती है। इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये कॉपी कर लें एग्जांपल्स यहां से। एग्री हो गए? चलिए फिनिश हो चुका। देखो ये वाली आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद, दैट इज टर्म्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिविम समन्वयता। ये वाली जो आइसोमेरिज्म होती है, ये ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 3D होती है। इसमें दो कंपाउंड्स की 3D में डिफरेंस आएगा, जबकि उनके मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होंगे और स्ट्रक्चर भी सेम होंगे। उनके मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, लेकिन इनकी 3D अलग अलग होती है। 3D ओरिएंटेशन भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल कह सकते हैं, कुछ भी। उनके ओरिएंटेशंस में डिफरेंसेस मिलते हैं।
ठीक है, सबको आगे समझ? देखिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा। चलो इसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट हेडिंग है, इसको रब कर दूं। इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी। नोट कर लीजिएगा हेडिंग नेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, ज्यामितीय समावेता। इसका नेम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय समावेता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड ज्यामितीय समावेता। चलिए आपको सिखाते हैं क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या होती है ज्यामितीय समावेता। इसमें ना हम पहला केस शुरू करने जा रहे हैं। द फर्स्ट केस इज व्हाट है, इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। देखो ये हमारा पहला केस होगा और इसके अंदर भी फर्स्ट केस है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो टेट्राहेड्रल हैं, उनकी शेप टेट्राहेड्रल है। हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको। ये प्रॉपर नोट करने सब हेडिंग, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, चतुष्फलकीय हमारे जटिल यौगिक, इनकी बात कर रहे हैं हम। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, देखिए जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, तो ध्यान देना। देखो इन कॉम्प्लेक्स की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है। ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है Na4 टाइप। सब बच्चे यहां पर देखें, Na4 टाइप, कैन बी Ma3b टाइप, कैन बी Ma2b2 टाइप। देखो पहले तो समझ लो ये Na4 क्या है। M तो यहाँ पे मेटल है, धातु है हमारी, सेंट्रल मेटल। ये लाइगेंड्स है। A4 का मतलब है सारे लाइगेंड सेम है। A3b का मतलब है तीन लाइगेंड एक जैसे हैं, एक अलग है। यहाँ पे दो लाइगेंड एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। एक और पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो लाइगेंड एक जैसे हैं, ये दो बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है ये MABCD टाइप होता है, चारों ही अलग होते हैं। क्या पता ये वाला कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है। एक मिनट, इसको समझ पा रहे हैं? ए और जोड़ रखा है मैंने, इसका मतलब ये लाइगेंड कैसा है, बाइडेंटेड है। ये बाइडेंटेड होने का इंडिकेशन है। हो सकता है ये वाला कॉम्प्लेक्स इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे हैं, टेट्राहेड्रल इन शेप है। ठीक है, इनमें से कोई भी केस है, लेकिन एक बात कॉमन है, सबकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। अगर सब ध्यान दीजिएगा, देखो मैं आपको ना एक केस समझाता हूँ, ये वाला Na2b2। देखो मैं यहां से एक फंडामेंटल मिलेगा, जरा सब देखो, अटेंशन देगा। ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास। देखो एक मिनट समझ ले, थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगेगी। देखो वेल नोन है, इस शेप को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। इसका नाम होता है चतुष्फलकीय। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स ना इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे एज्यूम कर लें, यहाँ पे एज्यूम कर लें, इवन यहाँ पे बी एज्यूम कर लीजिएगा। इसका मतलब पता होगा आपको, डार्क है, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये डॉटेड का मतलब है जस्ट बिलो इन द प्लेन है, ऐसे दिखा दिया हमने। ठीक है, आप सुनिएगा। आप एक बात मुझे पहले सोच के बताओ, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, इनके बीच में एंगल कितना है? वेल है, इस वाली ज्योमेट्री में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ये इसमें एंगल है। ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, इस बी को मैं ए की जगह ले आया और ए को बी की जगह, इनको ना एक्सचेंज कर दिया, इनको अदला बदला कर दिया हमने। देखो एक्सचेंज करने के बाद क्या हुआ, ये बी यहाँ आ गया, डजंट मैटर, ये ए यहाँ आ गया, ये ए यहाँ है, और ये बी यहाँ आ गई। देखा, सब ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये बी यहाँ आ गया। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोच के बताना मुझे, जो पहले बी और बी के बीच में ये वाला एंगल था, अब कितना एंगल हो गया? 180। चलिए ओके ओके, एक मिनट, बाकी लोग भी सोचे बी और बी के बीच में एंगल कितना होगा।
देखिए ये एंगल अभी भी इतना का इतना ही है, फैक्टर ये एंगल बदलेगा नहीं। देखिए जो ये बी है ना, देखिए सुनिए, ये बी इस तरह से है, आउट ऑफ प्लेन। अगर आप जानते हैं, इस डार्क का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, ये बाहर की तरफ है। जो एंगल पहले था ना बी और बी के बीच में, अभी भी वही एंगल, एग्जैक्टली जो एंगल ए और ए के बीच में पहले था, अभी भी वही एंगल है, क्योंकि ये ए पीछे की तरफ है। कहने का मतलब पता क्या, देखो बात को समझ, आप जितना मर्जी इनको एक्सचेंज करो, कोई थ्री डी में डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई ओरिएंटेशन में डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल में डिफरेंस नहीं है। आ रहा है सबको समझ? देखो इस ज्योमेट्री की यही खास बात है, ये ना जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें आप जिसको मर्जी एक्सचेंज कर लो। आप बी को उठा के यहाँ ले गए, ए को यहाँ ले आए, या आपका माना आप बी को यहाँ ले आए, ए को यहाँ ले आए, जैसे मर्जी कर लो, थ्री डी में डिफरेंस नहीं आता। एक्सचेंजिंग करने से थ्री डी में डिफरेंस नहीं आ रहा। जब थ्री डी में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो कैसे हो जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इसका मतलब ये हुआ, देखिए सुन लीजिएगा, इन सच कॉम्प्लेक्सेस, मैं इसको प्रॉपर लिखवा दूंगा अभी, इन सच कॉम्प्लेक्सेस नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। उसके पीछे रीजन है, एक्सचेंज करने से थ्री डी में डिफरेंस नहीं आ रहा। कोई भी दो लाइगेंड बदल लो, एक्सचेंज करो, थ्री डी वही रहती है, एंगल वही रहता है। जब तक थ्री डी में डिफरेंस नहीं है, हाउ कैन बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने एक काम करिए, बोलो सब बॉयज को क्लियर होगा? हमने कोई भी दो लाइगेंड बदल के देखे, थ्री डी में डिफरेंस ही नहीं है, एंगल उतना का उतना ही है। देखो इसके थोड़ा सा ना, देखो मुझे लगता है कई लोगों भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक मिनट रुकेगा, देखो आपको चीज रियलाइज करवाते हैं। इसके लिए ना थोड़ा सा देखिए, आप ना थ्री डी समझिए एक मिनट। तो किससे बोलते हैं द शेप इज टेट्राहेड्रल? एक पेन देना मेरे को। देखिए यार, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो ये वाली शेप ना इस तरह से होती है, आपको रियलाइज, थोड़ा सा रियलाइज करवा दें। ये फिगर ऐसे होती है एक्चुअल में, देखो दैट शेप इज को टेट्राहेड्रल। देखो ये दोनों तो सेम प्लेन में होते हैं, ये आउटो प्लेन है, ये भी आउटो प्लेन है। देखो ये तो आपकी तरफ है, तभी तो ये डार्क दिखाई दे रहा था, और ये डॉटेड था, ये पीछे की तरफ। मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ये बी बैठा और ये बी बैठा, इनके बीच में कितना एंगल? ये वाला एंगल यहां मैंने हाईलाइट किया था। अगर मैं इस बी को यहां ले आऊं ना, और इसको यहां ले आता, तब भी एंगल उतना ही रहता। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, इस फिगर की ये स्पेशलिटी है। कोई भी दो चीजें देख लो, दो साइड एंगल आपको उतना ही मिलने वाला है। थ्री डी में डिफरेंस ही नहीं। आप इस पेन को उठा के यहाँ ले आओ, इसको आगे ले आओ, इसको जैसे मर्जी कर लो। इसलिए हमने मना किया है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा ना, तो उसके अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। चाहे इनमें से कोई भी केस एग्जाम में आ जाए, कोई भी केस, केसेस की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट अगर उसकी शेप है ना टेट्राहेड्रल, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो आपने एक लाइन लिखी है, चाहे इसको बाद में कॉपी करना, एक लाइन लिखो सब लोग। देखो इन सच कॉम्प्लेक्सेस, इन सच कॉम्प्लेक्सेस, इन सच कॉम्प्लेक्सेस, on exchanging of any two ligands, in such complexes, on exchanging of any two ligands, on exchanging of any two ligands, no difference in 3D is possible. In such complexes, on exchanging of any two ligands, on exchanging of any two ligands, on exchanging of any two ligands, no difference in 3D is possible. No difference in 3D is observed. No difference in 3D is observed. Possible कुछ भी लिख दो आप. Therefore, therefore, such complexes never show. Such complexes never show. Therefore, such complexes never show. Therefore, such complexes never show geometrical isomerism. Such complexes never show geometrical isomerism. जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना,
इनके अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती। सच कॉम्प्लेक्सेस नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब कॉपी कर लें यहां से, आप ये सारे टाइप नोट कर लें। कोई भी दो लाइगेंड एक्सचेंज करके देख लीजिए, थ्री डी में कोई डिफरेंस नहीं आता। बस नोट करिए, बोलिए मत नेसेसरी, चुपचाप इसको यहां से नोट करिए। सो हेडिंग इज square planar complexes. The next now heading is square planar complexes. Square planar complexes. Next heading. नोट कर लें, और ये सारे केसेस एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अ केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार आपको नोट करना, फिर से नोट कर लें, देखिएगा समझाता हूँ मैं इनमें ये वाली आइसोमेरिज्म कैसे हो सकती है, या पॉसिबल भी है या नहीं है, अभी देखना होगा। चलिए एक साथ, एक मिनट रुकेंगे, एक साथ कॉपी करते हैं, ध्यान दें। देखो इस बार मैं आपको ना पर्टिकुलरली ये वाला कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रहा हूँ, Na2B2 टाइप। देखो जो इसका शेप है ना वो ऐसे है, स्क्वायर प्लेनर। देखो इसको बोलते हैं Na2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। आप ध्यान से देखो इस टाइम में कॉम्प्लेक्स कैसे है, Na2B2 टाइप। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, Na2B2 टाइप। अब देखो हमने क्या किया, देखिए सुनिए, हमने इस बार ए और बी को एक्सचेंज कर दिया। इस बार ये यहाँ आ गया, इनकी तो पोजीशन वही है, लीजिए सिचुएशन ही आ गई। देखो अब चेक करते हैं, जो ए और ए के पीछे पहले एंगल था, क्या वो एंगल अब मेंटेन है? ये एंगल पहले 90 डिग्री का था, जो कि अब एंगल कितना हो गया, 180 का। देखो थ्री डी में डिफरेंस आ गया। ऐसी बी और बी के बीच का एंगल पहले नो डाउट 90 था, वो एंगल अब इस बार कितना हो गया, यहाँ पे बी आएगा पर्टिकुलर, ये 180 हो गया। देखिए सुनिएगा, देखिए थ्री डी में क्लियर डिफरेंस आ रहा है। इस बार थ्री डी में क्लियर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पॉसिबल है, देखो जरा ध्यान देना, इसमें कभी ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, क्योंकि एक्सचेंजिंग से कोऑपरेट नहीं पड़ेगा। यहाँ भी कभी नहीं होगी, मैंने कट कर रहा हूँ, देखो जहां पे पॉसिबल नहीं है यहाँ हो जाएगी, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो जिनको मैंने राइट टिक किया ना उनमें पॉसिबल है। एक केस मैंने आपको समझा भी दिया कि Na2B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब सेम लाइगेंड सेम साइड होते हैं, सेम लाइगेंड सेम साइड, उसे कहते हैं सिस फॉर्म। सिस सुना होगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जहां पे लाइगेंड अपोजिट बैठे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म, ये दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। चलिए बाकी बना के दिखाते हैं, एक बार नोट करो इसको प्लीज।
की बात की ना, दोनों को उठा के यहाँ से बाहर जाएगी दोनों। और वो क्या रहती है? चलिए क्लियर सो फार। Ma2B2 में ये वाली आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, Ma2BC के अंदर भी पॉसिबल है। चलिए आप इसको बनाकर दिखाइए सब लोग, मैं चेक करने आ रहा हूँ। Ma2BC के आइसोमर बनाकर दिखाइए। रोहित, जल्दी से बनाइए, Ma2BC में चेक करने के लिए आ रहा हूँ। Ma2BC के आइसोमर कैसे बनेंगे दिखाओ बना के आप लोग। ना कीजिए, बोलिए मत बिल्कुल भी। और क्लियर है कि शेप यहाँ पे कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे शेप क्लियरली कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। Ma2BC के आइसोमर बनाकर दिखाइए जल्दी से, क्विक। Ma2BC और शेप क्लियरली कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। उसके नाम पे देखो शेप है, नाम को सिस्टम, दोनों ये सेम साइड है। ठीक है, ओके। जब दोनों ए सेम साइड तो क्या बनेगा, सेस, और अपोजिट में क्या बनेगा, ट्रांस। देखो इसके लिए एक काम कर लीजिए, देखो इसमें एक हल्का सा चेंज कर देते हैं। Ma2BC है ना, देखो ये Ma2BC बना दिया सिस फॉर्म। और देखो मैंने अब यहाँ पे ए और सी को एक्सचेंज किया, मैं यहाँ पे सी लेके जा रहा हूँ। इस बार दोनों ए अपोजिट बैठे हैं, तो क्या कहेंगे इसको हम, ट्रांसफॉर्म। आया सबको समझ, ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इसके बाद आता है MABCD, जरा इसको बनाकर दिखाइए। MABCD के आइसो बनाकर दिखाइए, जल्दी से बनाए सब MABCD के आइसोमर्स। और आपको ये भी पता लगाना है इसमें सिस फॉर्म कौन सी है और ट्रांसफॉर्म कौन सी है। MABCD के आइसोमर बनाइए जल्दी से, शेप क्लियरली स्क्वायर पेनर है। और ये भी पता लगाइए इसमें सिस फॉर्म कौन है, ट्रांसफॉर्म कौन है। क्विक जल्दी वॉइस। MABCD, इसका नाम है MABCD, बनाइए इसके आइसोमर्स। MABCD, इसके आइसोमर्स बनाइए और पता लगाइए इसमें सिस फॉर्म कौन है, ट्रांसफॉर्म कौन है।
चलो भाई अगर तो कैसे वो पता है क्या मूवी की तो लिखो तो सीएसटी नहीं है ऑर्गेनिक नहीं है तो ये मे बी सीडी चार लाइगेंड्स है अलग अलग लाइगेंड्स है बनाइए बनाइए सब लोग जो बनाना चाहते हैं बना के समझाते हैं ये बताओ कितने बने आइसोमर्स पहली बात तो कितने बने क्वेश्चन तो ये है देखिए ये होता है मे बी सीडी देखो मैं बना के दिखाता हूँ ये ए कहीं भी आप ए बी सी डी लगा दीजिए कोई मर्जी है ये लीजिए मैंने ऐसे लगा दिए ठीक है कुछ भी कोई भी लाइकें कहीं लगा दे अब सुनो एक मिनट सुनो ये तो अभी हमने एक केस ड्रॉ किया अब देखो पता लगाते हैं इसके और केसेस कौन से बनेंगे जरा सब यहाँ टेंशन पे करिए अब आप बाद में नोट कीजिएगा अब किसी ना एक को फिक्स कर लो फिक्स बिल्कुल फिक्स कर लो उसको हिलाना नहीं है इमेजिन करो मैंने बी फिक्स कर दिया मैं बी को यहां से हिलाऊंगा नहीं बिल्कुल भी और इनको एक्सचेंज करूंगा देखो समझो मैं क्या कर रहा हूँ आपका मन करता है किसी भी लाइगेंड को आप फिक्स कर दो ये लो बी मैंने फिक्स किया अब देखो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूँ देखो मैंने एक्सचेंज कर दिया एक नया आइसोमर बन गया देखो एक्सचेंज कर दिया ऐसे इन दोनों को एक्सचेंज कर दो एक नया आइसोमर बन जाएगा देखो मैथ्स लगाना है यहाँ पे पहले तो एक लाइगेंड को फिक्स कर दो और बाकी दो में आप एक्सचेंजिंग कर दो जैसे मैंने बी को फिक्स किया इन दोनों में एक्सचेंज कर दिया बी को फिक्स किया इन दोनों में एक्सचेंज कर दिया बोलो और तो कुछ बचा ही नहीं और तो कोई चांस है नहीं एक्सचेंज करने के वो चाहे आपका मन करता है ए को फिक्स करके कर दो ऐसे ही बनेगा अब सुनिए एक मिनट अभी इसके आइसोमर तीन बन के आते हैं लेकिन अब क्वेश्चन ये है इसमें सिस कौन ट्रांस कौन देखिए अब सुनिए अब आप ना एक को ना रेफरेंस मान लीजिए किसी को भी रेफरेंस मान लो एक को आप ऐसे मान लो कि मैं तो एओडी के रिस्पेक्ट में काम करूंगा एओडी के रिस्पेक्ट में इसको रेफरेंस कर दो आप रेफरेंस इस टाइम एओडी सेम साइड है तो क्या कहेंगे आप सिस आप कह दो मैंने एओडी के बिहाफ पे सिस का इस बार एओडी कहां है सेम साइड है ये भी कौन है इस बार एओडी कहां है अपोजिट तो कौन है ट्रांस समझ रहे हो आप सुन लीजिए एक मिनट जरूरी नहीं एओडी आपका मन करता है मैं तो बीसी के बिहाफ पे करूंगा बीसी के बिहाफ पे कर दो ए बी तो ए बी जैसे मर्जी कर लो इस केस में पक्का तीन ही आइसोमर बनेंगे दो तो होंगे सिस और एक क्या होगा ट्रांस ये आपको हमेशा याद रखना है समझ रहे हो आप इसमें कुछ याद बात नहीं करना अपने तरीके से आप चलो एक को फिक्स करो बाकी दो में एक्सचेंजिंग करने का शुरू कर दो तीन आइसोमर बनेंगे दो सिस और एक ट्रांस ये बिल्कुल फिक्स होगा नोट करो इसमें क्लियर हो गया दो सिस एक ट्रांस बात बिल्कुल नहीं करनी है किसी को बोलना नहीं फ्रेंड्स एग्री हो गए ठीक है तो सिस ट्रांस का कैसे पता लगता है लगा लिया मैंने अच्छा यार इसमें बनाकर दिखाइएगा इसके बना के दिखाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बनाइए एम ए बी टू वाले केस के बनाकर दिखाओ जल्दी इसके बनाइए आइसोमर्स कैसे बनेंगे एम ए प्लस बोलो मत बिल्कुल भी काम करिए अपना एम ए बी टू वाले केस में पहले तो बनाकर देखिए ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है या नहीं देखो एम ए बी टू कैसे बनाएंगे देखो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा देखिए इस बार जो ए है ना ए ये क्या है बाइडेंटेड लाइगेंड
देखो ये बाइडेंटेड लाइगेंड है, ये है MAA2B2, दोनों भी सेम साइड, क्या कहेंगे इसको, सिस फॉर्म। इसमें ट्रांस बन ही नहीं पाएगी। देखिए मैं, देखो एक मिनट सुन लो पहले। कोई ये सोचे ना कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ए यहाँ ले आते हैं, ये ए यहाँ, और ये बी यहाँ, ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ये अलाउड नहीं है। जो लाइगेंड बाइडेंटेड होता है ना, इसकी डोनर साइड 90 एंगल पे रहती है, डोनर साइड 90 एंगल पे, 90 डिग्री कोण पे। ये डोनर साइड आपने कहा दिखा दी, 180 एंगल पे, ये अलाउड नहीं है। लाइगेंड में इतनी स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेचिंग कर दी आपने, उसे खींच दिया, इससे टेंशन आती है, इसलिए इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती। आ रही है बात समझ? एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, ये जो लाइगेंड है, ये लाइगेंड कैसा है, बाइडेंटेड। कैसा है, बाइडेंटेड। और दोनों डोनर साइड कैसी है, सेम, डोनर साइड यहाँ पे सेम। अच्छा अगर कहीं पे लाइगेंड ये आ गया, इससे क्या पता लगेगा, लाइगेंड है बाइडेंटेड, लेकिन डोनर साइड क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। AB का मतलब डिफरेंट है। आ रही है बस समझ? चलो आप मेरे को एक काम करो, इसके आइसोमर बना के दिखाओ। चलिए इसके आइसोमर बना के दिखाइए, NAB होल ट्वाइस बनाइए, जरा बनाइए इसके आइसोमर्स, बनाइए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, MAB होल ट्वाइस के, MAB होल ट्वाइस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाकर दिखाइए, बनाकर दिखाइए, पीछे मत बोलिए ऐसे, बनेंगे। MAB होल ट्वाइस के बन जाते हैं, बनाकर दिखाओ। बनाकर दिखाओ, मिस्टर भी कहाँ है यार? ऐसा नहीं बनना ना, बाहर बाइडेंटेड लाइन है, AB को जोड़ना भी तो होता है। सही है, सही है, सब है। आप काम कर लीजिए, नीचे मत बोलिए, मुझसे सही पहले लड़ जाते हैं आप, सही तरीके बाइडेंटेड कहाँ है, तो जोड़िए तो ना, अटैच भी तो करें। सेम बना दिया आपने, सेम बना दिया, कैसे बनाया किसने? देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, देखो, देखो शेप फिर से स्क्वायर प्लेनर ही है। देखिए अगर मान लीजिए आपने इसको A साइड दे दी और इसको B साइड दे दी, कोई बात नहीं। ये लाइगेंड स्टेम कैसा है, बाइडेंटेड। सुनिएगा ध्यान से, स्टेम A सेम साइड, B भी सेम साइड। अब एक काम करते हैं, देखो इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज। देखिए सुनिएगा ध्यान से, इस बार मैंने एक्सचेंज कर दिया। अब आप देखो, ये दोनों ये कैसे आ गए, बिल्कुल उल्टे, अपोजिट, है ना? दोनों भी कैसे आ गए, बिल्कुल उल्टे। तो ये फॉर्म कौन सी है, ट्रांस, और ये फॉर्म कौन सी है, सिस। आ रही बात सबको समझ? और इनको जोड़ने, देखो ये जो है ना आप बना रहे हैं, ऐसे बॉन्डिंग होनी जरूरी है, तभी तो इंडिकेशन मिलेगा लाइगेंड कैसा है, बाइडेंटेड है। ये नेसेसरी है, बना लीजिए इसको, ठीक है। तो ये केस हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट केस शुरू होता है, इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इसको रब कर दूंगा मैं, इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब स्टडी करेंगे इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या नाम है इनका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अष्टफलकीय। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमें स्टडी करना है इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है, ठीक है। इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। अभी 5 मिनट्स का ब्रेक रहेगा, उसके बाद देखते हैं।